स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं रत्न क्लास दीक्षित एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मेधा सिविल एकेडमी में। आज हमारा जो टॉपिक है वो इस समय वर्तमान में पूरे देश और पूरे विश्व में एक महामारी का रूप है, जिसको मैं कोरोना वायरस, आप सभी लोग जानते हैं उसको, कोरोना वायरस के नाम से उसको जाना जाता है। इस वायरस ने पूरे ही देश में अलग अलग जगह, चाहे भी वो यूरोप हो या अमेरिका हो या एशिया हो, सभी जगह महामारी फैली हुई है। कई बच्चों ने मुझसे कहा कि सर इस पे कुछ आप एक लेक्चर लीजिए, बताइए हम लोगों की आखिर है क्या और यहाँ पर किस तरीके से क्वेश्चन आगे बन सकते हैं जो साइंस से रिलेटेड है। ठीक, और ये वायरस बाकी अन्य वायरस से किस तरीके से अलग है जो इसका तोड़ नहीं निकल पा रहा है, मतलब इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से वैक्सीनेशन और दवाइयों में प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, अगर मैं वायरस की बात करूं तो थोड़ा सा मैं पीछे जाता हूं। तो वायरस यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है, वायरस को हम बोलते हैं विषाणु। विषाणु कहा जाता है वायरस को। और एक होता है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को कहा जाता है जीवाणु। अगर मैं इस विषाणु की बात करूं तो विषाणु में ही नाम में लिखा हुआ है, इसको अगर मैं तोड़ता हूं, संधि विच्छेद करता हूं तो लिखा हुआ है विष के अणु, मतलब पार्टिकल ऑफ पैथोजन या पार्टिकल ऑफ पॉइजन। तो विष के अणु, विष कभी भी अच्छा नहीं होता है। तो ये जो वायरस होते हैं ये हमारे लिए कभी भी अच्छे नहीं होते हैं। ये जब भी इन्फेक्ट करेंगे होस्ट बॉडी, मतलब एनिमल हो या प्लांट हो, जो भी हो, इसको अगर इन्होंने इन्फेक्ट किया तो वो प्रॉब्लम करेंगे। बट अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूं जिसको हम जीवाणु कहते हैं, तो यहां संधि विच्छेद करूं तो आएगा जीव के अणु। बैक्टीरिया की अगर मैं बात करूं, एक आपने नाम सुना होगा बैक्टीरिया, जिसको हम जीवाणु कहते हैं। तो जीवाणु का मतलब है सिंपल सा जीव के अणु। जीव मतलब हमारे अणु, पार्टिकल ऑफ एनिमल। तो हमारे अणु हैं, मतलब अच्छे भी होंगे और बुरे भी होंगे। जैसे इस्चीरिजिया कोलाई, ई कोलाई जो हमारे इंटेस्टाइन में होता है, ये हमारे लिए अच्छा है। लैक्टोबैसिलस, दही में आप सभी लोग खाते हैं, ये बैक्टीरिया है, ये अच्छा है, डाइजेशन अच्छा करता है। तो ये हमारे लिए अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, और इनका अपना एक लाइफ टाइम होता है। बट अगर मैं बात करूं नॉर्मल वायरस की, तो वायरस जो होते हैं इनका एक पर्टिकुलर कोई टाइम सेट नहीं है। इसको एक नाम से और जाना जाता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, मतलब सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। ये इन्वायरमेंट में, वायरस की अगर बात करूं तो ये इन्वायरमेंट में ऐसे ही पड़े रहते हैं, और जैसे किसी सजीव के बॉडी में आते हैं, चाहे वो एनिमल हो, प्लांट हो या कुछ भी हो, अगर होस्ट सेल के अंदर आते हैं, होस्ट मतलब जैसे कोई मनुष्य है उसके बॉडी के अंदर एंटर करेंगे तो मनुष्य की बॉडी होस्ट सेल कहलाती है। ठीक, तो जैसे उसके अंदर एंटर करेंगे वो वहाँ पर उसकी मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग अपने आप को सेट कर लेंगे। अभी वो बाहर थे नॉन लिविंग, और जैसे ही वो पहुँचे होस्ट सेल के अंदर, एनिमल के अंदर, तो वो क्या हो गए, एक्टिव हो गए हैं, लिविंग थिंग की तरह काम कर रहे हैं। और फिर वो उसी के अंदर अपनी नंबर्स को इंक्रीज करते रहते हैं, मल्टीपल कॉपी इंक्रीज करते हैं, और उस एनिमल या उस प्लांट को जिसको इन्फेक्ट किया है उसको समाप्त कर देते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आपके घर में कोई आ जाए और अपने अनुरूप, अपने अकॉर्डिंग वो आपसे सारा काम करवाए। तो वायरस इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं। ठीक, अब यहाँ पर बात आती है कोरोना। तो चलिए बात हम करते हैं कोरोना के बारे में कि कोरोना क्या है। आप सभी को कभी ना कभी सर्दी जुकाम खांसी हुई होगी, जिसको कॉमन कोल्ड कह दिया जाता है, और आप उस कॉमन कोल्ड को ठीक करने के लिए विक्स एक्शन 500 या पैरासीटामोल इस टाइप की दवा ले लेते हैं और वो ठीक हो जाता है। तो बेसिकली अगर देखा जाए, कॉमन कोल्ड की अगर बात करी जाए तो कॉमन कोल्ड जो साधारण सर्दी जुकाम खांसी है, ये बेसिकली दो टाइप के वायरस से होता है। एक है राइनो वायरस और दूसरा है कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस कुछ नया नहीं है, कोरोना वायरस पहले भी था। अगर किसी भी पर्सन को मान लिया 10 बार सर्दी जुकाम हुआ है, कोल्ड हुआ है, तो लगभग उसको 6 या 7 बार राइनो वायरस से हुआ है और 2 या 3 बार कोरोना से हुआ है। मतलब क्या है, कोरोना पहले भी था और कोरोना पहले भी लोगों को इन्फेक्ट करता था, और वो कोरोना एक नॉर्मल कोरोना था, उससे प्रॉब्लम नहीं होती थी। नॉर्मल दवा है, आप उसको खा लीजिए, ठीक हो जाएगा। जैसे कि जीव विज्ञान, बायोलॉजी की एक रमेश गुप्ता की बुक है, वो यूपी बोर्ड में बच्चे पढ़ते हैं। मैंने देखा है फेसबुक में, इवन लोग व्हाट्सएप के स्टेटस में डीपी में लगाते हैं, उसको लगा रहे हैं। जब से कोरोना आया था वो दिखा रहे हैं कि उस बुक में लिखा हुआ है कि उसकी दवा क्या है। तो मैं आपको बता दूं, वो कोरोना लिखा हुआ है, वहाँ लिखा हुआ है कोरोना, और उसकी कुछ दवा लिखी हुई है हिस्टामिन टाइप की। उससे ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये जो कोरोना है ये है नोवल कोरोना।
तो कोरोना और नोवेल कोरोना में क्या फ़र्क है? आपने शायद सुना हो, न्यूज़ में दिखाया जाता है, बोला जाता है नोवल कोरोना। नोवल का मतलब होता है नया, न्यू कोरोना। तो न्यू मतलब कुछ तो अपडेशन है, कुछ म्यूटेशन है, वही हम बात करेंगे। तो ये कोरोना पहले भी हम इसको जानते हैं और पहले भी लोग इससे इन्फेक्ट हुए हैं, और उस बुक में इसी कोरोना के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग इसको डाल रहे हैं, कोई बात नहीं है, वो अवेयरनेस नहीं है इस वजह से कर रहे हैं। अगर ऐसा होता तो अभी तक दवा इसकी बन चुकी होती, प्रॉब्लम ना हो रहा होता। तो कॉमन कोल्ड होने की वजह से राइनो वायरस है और कोरोना वायरस है, ये तो ये हो गया। अगर मैं बात करूं कोरोना वायरस की, कोरोना वायरस की अगर मैं बात करूं तो कोरोना वायरस जो होता है, कोरोना वायरस ये ग्रुप ऑफ वायरस है, ग्रुप ऑफ वायरस है, मतलब विषाणुओं का समूह है। इसमें कई सारे वायरसेस आते हैं। ठीक, अब अगर मैं बात करूं क्या ये एनिमल और प्लांट और ह्यूमन बींग सबको इन्फेक्ट करते हैं, तो देखा गया है ये एनिमल और ह्यूमन बींग्स को इन्फेक्ट करते हैं। एनिमल की अगर मैं बात करूं तो काऊ, पिग, इनमें ये डायरिया करते हैं, चिकन को भी ये इन्फेक्ट करते हैं। और ह्यूमन बींग्स की अगर बात करें तो ह्यूमन बींग्स में भी ये कोल्ड करते हैं। ठीक है, अब अगर बात की जाए कि ये जो कोरोना है, ये कोरोना कैसे आया, म्यूटेशन किस तरीके से हुआ, तो चलिए देखते हैं कि ह्यूमन बींग्स में ये कोरोना क्या करता है। तो ह्यूमन बींग में अभी मैंने आपको बताया कि ह्यूमन में कोरोना की वजह से क्या होता है, कोरोना की वजह से होता है कॉमन कोल्ड। अभी मैंने आपको बताया एक साधारण सर्दी जुकाम खांसी होता है। ठीक, इसके अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं कि पहले इसका पहला केस कब देखा गया, तो एक डिजीज आई थी, उसका नाम है सार्स। सार्स ये आई थी 2003 में। एक आया था मर्स, ये आया था लगभग 2012 में ही आया था। सार्स का पूरा नाम है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, रेस्पिरेशन मतलब रेस्पिरेटरी लगा हुआ मतलब हमारे श्वसन तंत्र से संबंधित ये बीमारी है। और मर्स मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। मिडिल ईस्ट मतलब ज़्यादातर मध्य जो एशिया के देश थे वहाँ पर ही ज़्यादा फैला था। सार्स की अगर बात करें तो यहाँ पर भी एशिया और यूरोपीय देशों में इन्फेक्शन हुआ था, 800-900 लोग लगभग मरे थे और कई लोगों में ये इन्फेक्शन ज़्यादा हुआ था। ठीक है, तो ये सार्स और मर्स ये दोनों ही क्या है, ये कोरोना वायरस के अंदर ही आते हैं, ये उसी फैमिली में है। अभी मैंने बोला कोरोना वायरस क्या है, ग्रुप ऑफ वायरस का एक समूह है, विषाणुओं का एक समूह है। तो इसी में सार्स 2003, मर्स आया था 2012 में, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अभी प्रेजेंट टाइम पर जो है वो है कोविड, उसका नाम क्या दिया गया है, कोविड-19। अब बात आती है ये कोविड क्या है, नाम क्यों दिया गया कोविड। तो अगर कोविड की बात करें तो कोविड का नाम का जो है, ये को का मतलब है कोरोना, वी का मतलब है वायरस और डी का मतलब है डिजीज। और ये जो 19 लिखा हुआ है, 19 का मतलब ये है कि जो पहला केस मिला था वो 31 दिसंबर 2019, 2019 31 दिसंबर को पहला केस रिपोर्ट हुआ था जो WHO के पास आया था, वहाँ पर रजिस्टर कराया गया था। तो ये इसलिए यहाँ पर लिखा है 19। अगर ये 2020 में होता, मतलब 1 जनवरी 2 जनवरी को होता, तो यहाँ पर होता कोविड-20। ठीक है, तो ये कोरोना का ही एक सीक्वेंस है। ठीक, अब ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमारे इन्फेक्ट करते हैं, इनके फुल फॉर्म में भी लिखा हुआ है रेस्पिरेटरी और रेस्पिरेटरी। ठीक है, अब बात ये आती है कि इनका नाम रखता कौन है, इन वायरस का नाम कौन रखता है। तो यहाँ पर एक मैं लिख रहा हूँ, एक इंस्टीट्यूशन है इंटरनेशनल कमेटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस, इसका शॉर्ट फॉर्म है ICTV, इंटरनेशनल कमेटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस। ये वायरस का नाम रखता है। ठीक है, और जो WHO है, WHO उस डिजीज का नाम रखता है। समझ रहे हैं आप, आई थिंक आप समझ रहे होंगे। ये जो ICTV है ये वायरस का नाम रखता है और जो WHO है वो उस डिजीज का नाम रखता है। तो ये जो डिजीज हैं, ये डिजीज मैंने लिखी हैं, ये बीमारियां हैं। तो ये डिजीज जो है ये नाम रखने वाला है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पर WHO ने लिखा कोविड,
यहाँ पर जो नाम थे इनमें लिखा है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो WHO ने बोला कि अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर एरिया में अगर नाम दिया जाता है वायरस का, तो बहुत सारे लोग उस एरिया में जाना पसंद नहीं करते हैं, लंबे समय तक उस एरिया से उस बीमारी का जुड़ाव हो जाता है। जैसे अगर मैं कोविड की बात करूं, मतलब कोरोना की बात करूं, नोवल कोरोना की बात करूं, तो लोग उसको वुहान चाइना से जोड़ते हैं, और अगर इसी से जोड़ दिया जाए, WHO इसी से जोड़ दे, तो क्या लोग यहाँ जाना पसंद करेंगे? बहुत लंबे समय तक लोग इसको जोड़ के देखेंगे। इसलिए WHO ने बोला कि ये जो नाम है, ये नाम उसके साथ नहीं दिया जाएगा। ठीक, इसका नाम रखा कोविड। तो ये जो इंटरनेशनल कमिटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस है, ये क्या करता है? ये रखता है वायरस का नाम और डिजीज रखता है WHO। अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो डिजीज हैं, ये सार्स, मर्स और कोविड-19 ये डिजीज हैं, इनके वायरस का नाम क्या है? तो इनका वायरस, इधर मैं वायरस लिख रहा हूं, इसके वायरस का नाम है सार्स CoV, इसके वायरस का नाम है मर्स CoV, और इसके वायरस का नाम है सार्स CoV-2। मतलब आप समझ रहे हैं, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम ये क्या है? ये है डिजीज, मतलब बीमारी है, और ये बीमारी कौन देता है? WHO नाम रखता है इसका। और ये जो इधर लिखा हुआ है, ये इधर, ये क्या है? ये है वायरस। ये क्या है? ये है वायरस। और वायरस का नाम कौन रखता है? ICTV, इंटरनेशनल कमिटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस। अभी मैंने फुल फॉर्म लिखा था। तो ये जो कोविड-19 है, ये बीमारी है, और ये जो कोरोना वायरस है, ये जो मैंने इधर लिखा है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और कोरोना वायरस 2, ये क्या है इसका? ये इसका है वायरस। तो ये पहले भी था, अभी यहाँ पर 2 लगा दिया गया है। क्लियर हो गया? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये ग्रुप ऑफ वायरस है। ये क्या है? विषाणुओं का समूह है। ठीक है, तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि डिजीज का नाम कौन रखता है और ICTV क्या करता है? ये उस वायरस का नाम रखता है। इंग्लैंड में बना हुआ है इसका हेडक्वार्टर। ओके, अब अगर हम देखते हैं आगे की तरफ कि आगे यहाँ पर किस तरीके से सबसे पहला केस मिला, इसकी हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो 1930 में, 1930 में पहला केस मिला था कोरोना का, और वो मिला था चिकन में मिला था। और उसके बाद एक केस मिला 1960 में, जो पहला केस था मानव मतलब मनुष्य, ह्यूमन में था, और इसको बताने वाले थे एक साइंटिस्ट थे जून एलिमेदा। ये इंग्लैंड के हैं, और इन्होंने बताया था सबसे पहले, इस पर रिसर्च करी थी। तो वर्तमान में प्रेजेंट टाइम पर भी इनका नाम काफ़ी चर्चा में है। ठीक है, तो ये था इसका हिस्ट्री। 1930 में पहला इन्फेक्शन देखा था चिकन में, और 1960 में सबसे पहली बार इसमें मनुष्य में इन्फेक्शन देखा गया। ओके, ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है जो आपको पता होना चाहिए। अब अगर मैं आगे की बात करूं कि इस वायरस में बेसिकली ऐसा क्या है, तो देखिए वायरस की अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, तो वायरस की अगर स्ट्रक्चर की बात मैं आपको बताऊं, इसकी संरचना, तो वायरस के स्ट्रक्चर में बेसिकली 3 चीजें होती हैं। सबसे पहला होता है प्रोटीन। प्रोटीन का एक आवरण होता है। दूसरा होता है इसका जेनेटिक मटेरियल मतलब आनुवांशिक पदार्थ, ये DNA या RNA हो सकता है। यह है वायरस का नॉर्मल कंपोजिशन, कि कोई भी वायरस या विषाणु इससे बना होता है। अगर मैं कोरोना की बात करूं, कोरोना नहीं बोलूंगा मैं, अब क्या बोलूंगा? नोवल कोरोना बोलूंगा। नोवल कोरोना, मैंने आपको बताया नोवल का मतलब होता है न्यू, नया। ये नया कोरोना है। कोरोना पहले भी था और तब भी इन्फेक्ट करता था, कॉमन कोल्ड करता था, बट जो प्रेजेंट टाइम का है उसमें क्या है? उसका नाम है नोवल कोरोना। कोरोना नहीं है, नोवल मतलब न्यू। इसमें कुछ म्यूटेशन हुआ है। देखो नॉर्मल सी बात है, म्यूटेशन हर किसी में होता है। म्यूटेशन का मतलब होता है चेंजमेंट। आप 10 साल पहले कैसे थे और प्रेजेंट टाइम पर कैसे हो, ये चेंजमेंट है। वही वायरस में चेंजमेंट हुआ है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, इसके स्ट्रक्चर की बात करूं, नोवेल कोरोना की, तो यहां पर आप देखो, तो यहां पर सबसे पहला है प्रोटीन, दूसरा है इसका जेनेटिक मटेरियल, मतलब इसका आनुवांशिक पदार्थ। और आनुवांशिक पदार्थ मैंने बोला था DNA RNA में से कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर है सिंगल स्ट्रैंड RNA, एकल कुंडलित RNA, राइबोन्यूक्लिक एसिड। और तीसरा है इसमें
फैट की एक, वसा की एक चेन है। तो ये बिल्कुल अलग है, ये पहले वाले वायरस में ऐसा नहीं था, यहाँ पर एक म्यूटेशन हुआ है और फैट आया है। ठीक, अगर मैं इसको स्ट्रक्चर को बना के आपको दिखाऊं यहाँ पर कि स्ट्रक्चर इसका कैसा होगा, तो इस तरीके से नॉर्मल स्ट्रक्चर आपको दिखता है। आपने न्यूज़ में बहुत बार दिखाया गया है, कई बार फेसबुक में भी आपने, सोशल मीडिया में इसका स्ट्रक्चर देखा होगा कि एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, राउंड शेप, और उसके बाहर स्पाइक्स लगे हुए हैं, बाहर निकले हुए हैं रेड कलर के। आपको यहाँ पर एक 3D डायग्राम भी दिख रहा होगा जिसमें बाहर की तरफ रेड कलर की स्पाइक्स निकली हुई हैं और एक बॉल की तरह एक स्ट्रक्चर है। ये है कोरोना का स्ट्रक्चर, आपको ये दिखा है, कई बार आपने देखा है सोशल मीडिया में। ये तो ये बाहर से दिखता है। अगर मैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करूँ तो इंटरनल स्ट्रक्चर में आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, मैं इसी में बता देता हूँ। इंटरनल स्ट्रक्चर में आपको अंदर की तरफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए दिख रहा होगा, मैंने यहाँ बनाया भी है, और बोर्ड में एक आपको साइड में 3D डायग्राम दिख रहा होगा, और एक फैट की चेन दिख रही है। ये देखिए मैंने यहाँ पर ड्रॉ भी किया है। अंदर ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है जो मैंने रेड कलर से दिखाया है, और इसके बाहर ये फैट की चेन है, और बाहर प्रोटीन का कवर है। अंदर ये आरएनए है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। यहां पर आपको दिख भी रहा होगा, 3D डायग्राम दिख रहा होगा। तो इंटरनल स्ट्रक्चर और बाहर से एक्सटर्नल कैसा दिखता है मैंने आपको ये बता दिया। ये है इसका स्ट्रक्चर, क्लियर। अब बात ये करते हैं कि ऐसा आखिर क्यों हुआ, म्यूटेशन कैसे हुआ। म्यूटेशन का मतलब होता है कि कौन से ऐसे चेंजमेंट हुए जिसकी वजह से ये वायरस अपने आप में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर अलग अलग हाइपोथेसिस हैं, इस पर अभी हम आगे थोड़ा बात करेंगे। अभी हम देखते हैं यहाँ पर कि ये जो कोविड-19 है, जिसको हम कोरोना कह रहे हैं, नोवल कोरोना, कोविड-19 की शुरुआत कब हुई। तो मैंने बताया 19 का मतलब ये है कि फर्स्ट केस कब मिला था, 31 दिसंबर। तो इसकी जो शुरुआत थी वो 31 दिसंबर 2019 में चाइना में एक शहर है वुहान, वुहान में इसका मिला, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, कोविड-19। तो WHO को पहला केस मिला था, पहला केस यहां पर रिपोर्ट किया गया था। उसके बाद 30 जनवरी 2020 को WHO ने इस बीमारी को एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम बोला, अंतरराष्ट्रीय समस्या बोला इस वायरस को, 30 जनवरी 2020 को। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो होली 9 मार्च को थी, 10 को खेली गई, और 11 मार्च को आप आसानी से याद रख सकते हैं, 11 मार्च 2020 को यहाँ पर एक शब्द WHO ने दिया और बोला ये एक पेंडेमिक है। पेंडेमिक मतलब है कि वैश्विक महामारी है। वैश्विक महामारी मतलब जो चारों तरफ फैली हुई है, चारों तरफ फैल चुकी है। तो ये होता क्या है, पेंडेमिक क्या है। यहाँ पर देखिए 3 वर्ड आते हैं, पेंडेमिक, एंडेमिक और एपिडेमिक। पेंडेमिक, एंडेमिक और एपिडेमिक, मैं अभी आपको आगे बताता हूँ कि आखिर ये होता क्या है। तो आप समझ गए, कोविड-19 का फर्स्ट केस आया था 31 दिसंबर, इसीलिए इसके आगे लिखा हुआ है 19, और ये वुहान में मिला था। उसके बाद लगभग 1 महीने के बाद 30 जनवरी को इसको इंटरनेशनल प्रॉब्लम, एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या बताया था WHO ने, और उसी के 11 मार्च को इसको पेंडेमिक या वैश्विक महामारी घोषित करी WHO ने। वैश्विक महामारी किसने करी, WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, क्लियर। अब अगर मैं आगे आपसे बात करूं कि पेंडेमिक, एंडेमिक और एपिडेमिक क्या होता है, लोगों में कंफ्यूजन है इस चीज को लेकर के। कुछ लोग एंडेमिक और एपिडेमिक को एक ही मान लेते हैं, अलग अलग है, मैं बताता हूं। सबसे पहला है एंडेमिक, दूसरा है एपिडेमिक, और तीसरा है पेंडेमिक। एंडेमिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक। एंडेमिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक की अगर मैं बात करूं तो पेंडेमिक, एंडेमिक और एपिडेमिक की बात करूं तो यहां पर अगर मैं एंडेमिक की बात करता हूं तो एंडेमिक का मतलब ये होता है कि एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया जहां पर वो बीमारी हर समय पाई जाती है,
और उस बीमारी को उसी क्षेत्र से जोड़ के देखा जाता है। जैसे सिंपल सी बात है, अफ्रीका के देश हैं, अफ्रीका के देश में मलेरिया हर समय मिलता है, मतलब आप समझ गए, एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा छोटा क्षेत्र जहां पर वो बीमारी लगभग हर समय मिलती है। ठीक, एपिडेमिक की अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या है कि एक ऐसा क्षेत्र जहां पर वो बीमारी शुरू हुई और उसके अगल बगल के क्षेत्रों को एकदम से तेजी से उसने कवर किया। मतलब छोटा सा क्षेत्र था, वहां पर वो बीमारी पाई जाती थी और उसके अगल बगल के जितने भी एरिया हैं वहां पर तेजी से ये बीमारी फैल गई। जैसे कि मैं बात करूं, जीका वायरस आपने सुना होगा, चिकनगुनिया सुना होगा, डेंगू सुना होगा, ये सब आते हैं एपिडेमिक। पेंडेमिक की अगर मैं बात करूं तो पेंडेमिक क्या होता है, ये इसी एपिडेमिक का आगे का भाग है पेंडेमिक। पेंडेमिक मतलब वो बीमारी पूरे विश्व में, संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल चुकी है, एक महामारी के रूप में, वैश्विक महामारी। ठीक, अब इसमें मैं अच्छा एग्जांपल यही दे सकता हूं, नोवेल कोरोना वायरस है यहां पर। जैसे कि अगर मैं बात करूं नोवेल कोरोना के बारे में, तो नोवेल कोरोना शुरुआत कहां से हुई थी, वुहान में। तो वुहान में पहले वो क्या था, एक एपिडेमिक थी। एपिडेमिक क्या मैंने बताया, एपिडेमिक क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में थी और वहां के अगल बगल के क्षेत्र में, एक पर्टिकुलर जो अगल बगल के एरिया है वहां पर तेजी से फैलना शुरू हो गई। तो पहले नोवेल कोरोना वुहान में था और वुहान में एपिडेमिक के बाद वो प्रेजेंट टाइम पर पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली फैल गया, और ग्लोबली जब फैला तो उसको क्या बोला, पेंडेमिक बोला, और वो है नोवेल कोरोना। तो आई होप आप समझ गए होंगे एंडेमिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक का फर्क क्या है। एंडेमिक मतलब पर्टिकुलर उसी एरिया में, एपिडेमिक उस एरिया के साथ साथ अगल बगल एरिया में, और पेंडेमिक ग्लोबली वो चीज़ फैल गई है। ठीक है, तो चलिए ये तो था कि मतलब क्या होता है इनका। अब अगर मैं इस कोरोना वायरस की या कोविड की बात करूं कि कोविड-19, अब आप समझ गए होंगे कोविड-19 नाम क्यों दिया गया, कोरोना वायरस डिजीज। ठीक है, कोविड-19 की अगर मैं टेस्टिंग की बात करूं कि इसके जो परीक्षण हैं वो किस तरीके से किए जाते हैं, तो आपने न्यूज़ में आजकल ये बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं चारों तरफ, इंटरनेट में, सोशल मीडिया में, टेस्टिंग पे बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं। मैं अभी आपको बताऊंगा, आप कोरिलेट कर ले जाएंगे। अगर मैं टेस्टिंग की बात करूं तो सबसे पहली टेस्टिंग है उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर टेस्टिंग। मॉलिक्यूलर टेस्टिंग, और उस टेस्ट का नाम है यहाँ पर, उसका नाम है RRT PCR। पूरा नाम है इसका रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। PCR का मतलब है ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चेन रिएक्शन। आपने टेक वाली क्लास में ये पढ़ा होगा, व्हाट इज PCR। ठीक है, इस टेस्ट को होने के लिए लगभग 2 दिन का समय लगता है, 2 दिन लगते हैं जब ये कंप्लीट रिजल्ट देता है। और दूसरा जो टेस्ट है उसका नाम है सेरोलॉजिकल टेस्टिंग। और इस टेस्टिंग में हम क्या यूज करते हैं, एंटीबॉडी को चेक करते हैं, एंटीबॉडी। अब बात आती है एंटीबॉडी, जब मैंने आपको पढ़ाया था ब्लड के बारे में तो उसमें WBC के बारे में बात करी थी, तो वहां पर मैंने बताया था कि जो हमारे बॉडी से जो बाहर की चीजें हैं, जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं, वो एंटीजन हैं, और हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो उस एंटीजन को काउंटर करने के लिए, खत्म करने के लिए जो बॉडी जनरेट करती है वो एंटीबॉडी है। तो एंटीबॉडी हमारे शरीर में बनती है। अगर मैं इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी की बात करूं, उसको बोलते हैं प्रतिरोधक क्षमता। ये मैंने बात उस बार भी डिस्कस करी थी। प्रतिरोधक क्षमता 2 भागों में बांटी गई है, इननेट और एक्वायर। इननेट का मतलब होता है बर्थ, बाय बर्थ, इननेट जन्म से, और एक्वायर का मतलब होता है अर्जित करना, जो हमने अर्जित किया है। तो जो टीकाकरण होता है, टीकाकरण में वैक्सीन दी जाती है। अभी हम वैक्सीन पे अगले अलग से बात करेंगे कि वैक्सीन और मेडिसिन में मेन डिफरेंस क्या है। तो अगर किसी को टीका लग जाता है तो वो बीमारी उसको जीवन भर कभी नहीं हो सकती। डॉक्टर जब भी टीका लगाता है तो ये बात बोलता है कि उस बच्चे को बुखार आएगा, फीवर आएगा, परेशान मत होइएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो टीके में वो वायरस या वो बैक्टीरिया इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जो भी डॉक्टर वैक्सीन देता है वो इनएक्टिव फॉर्म में वायरस या बैक्टीरिया को बॉडी में एंटर करता है,
क्योंकि वो इनएक्टिव है इसलिए वो बॉडी को ज़्यादा हार्म नहीं कर सकता है। और जैसे ही वो बॉडी में अंदर एंटर करेगा तो वो फॉरेन पार्टिकल है, वो विदेशी कण है जो हमारी बॉडी का नहीं है, तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी और उस एंटीबॉडी को मेमोरी सेल की हेल्प से उसको याद रखेगी कि जीवन भर कभी भी ऐसी बीमारी आए तो ये एंटीबॉडी बनाना है। तो एंटीबॉडी बनाने का काम है, मैंने आपको बताया था टी सेल और बी सेल, ये दोनों सेल हैं जो बनाती हैं एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी हमारा शरीर बनाता है। ये तो हो गया इन्नेट में एक सिंपल सा मतलब होता है जो हमको जन्म से मिला है, और जन्म से मिला है हमको अपनी मदर से, हमको माँ से मिला है। इसीलिए कहा जाता है कि 6 महीने तक माता का दूध पीना चाहिए, क्योंकि उसमें एंटीबॉडी उस मिल्क के थ्रू बच्चे में आती हैं। और एक्वायर जो हम टीकाकरण से एक्वायर करते हैं या अर्जित करते हैं, तो अभी हम वैक्सीन में आगे डिस्कस करेंगे। तो ये एंटीबॉडी चेक किया जाता है सीरोलॉजिकल टेस्टिंग में। तो आई होप समझ गए होंगे कि एंटीबॉडी क्या होता है और एंटीजन क्या होता है। ठीक, अब अगर मैं बात करूं कि इन दोनों टेस्टिंग में सही एग्जैक्ट रिजल्ट कौन देता है, तो ये है मॉलिक्यूलर टेस्टिंग। ICMR ने, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है, इसने बोला है कि मॉलिक्यूलर टेस्टिंग ही आप यूज करेंगे। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ये 2 दिन का समय ले रहा है। इसका रिजल्ट एक्यूरेट है क्योंकि यहां पर हम क्या करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का यूज करते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, मैंने सेंट्रल डोग्मा थ्योरी बताई थी, और उस सेंट्रल डोग्मा थ्योरी में बोलता है कि DNA से RNA, RNA से प्रोटीन, तो DNA से RNA बनने को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और जब RNA से रिवर्स DNA बनाया जाता है तो उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो हम RNA, जो वायरस में RNA है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA, अभी मैंने आपको बताया था कि उसमें RNA पाया जाता है, उससे हम DNA बनाते हैं। और PCR क्या करता है, पॉलीमर चेन रिएक्शन। पॉलीमर चेन रिएक्शन का मतलब है मल्टीपल कॉपीज बनाता है, और फिर हम उससे चेक कर लेते हैं। ठीक, अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर क्या है, एंटीबॉडी चेक किया जाता है ब्लड से। ब्लड से एंटीबॉडी निकाली जाएगी, उसको चेक किया जाएगा। यहां पर एक प्रॉब्लम है, बाई चांस किसी पर्सन में कोरोना था और वो ठीक हो गया, बट अभी भी उसकी बॉडी में उस कोरोना वायरस के अगेंस्ट, उस कोविड-19 के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रेजेंट है। तो ये टेस्ट क्या करेगा, उस एंटीबॉडी को फिर से निकाल लेगा, बता देगा कि एंटीबॉडी है। तो जो वायरस से ठीक हो चुका है उसमें भी एंटीबॉडी कुछ समय तक रहती हैं, और बता देगा कि अभी भी इसमें है एंटीबॉडी। तो हमें पता नहीं चल पाएगा कि क्या अभी भी वर्तमान में भी इसको कोरोना है या नहीं। इसका हम यूज़ करते हैं सर्विलांसिंग करने में, निगरानी करने में, कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में वायरस से इन्फेक्शन हुआ था, अब वो ठीक हो गई है, दोबारा तो नहीं उसमें ऐसा इन्फेक्शन हो गया है, तो हम इस टेस्ट के थ्रू कर लेंगे। ये टेस्ट बहुत ही जल्दी रिजल्ट दे देता है, लगभग 2 या 4 घंटे में इसका रिजल्ट आ जाता है। बट एक अच्छी बात है, एक अच्छी खबर है कि एक कंपनी है एबॉट, एक मेडिसिन, एक फार्मा की कंपनी है एबॉट, उसने 5 मिनट में ये टेस्ट कंप्लीट करने की किट तैयार कर ली है। ये एक अच्छी बात है। आपने देखा होगा, न्यूज़ में भी दिखाया जाता है कि एक स्टिक में आगे छोटा सा कॉटन लगा हुआ है, और वो ओरल कैविटी या नेसल कैविटी में अंदर डॉक्टर इंजेक्ट कर रहा है, अंदर डाल रहा है, और वहाँ से सलाइवा निकाल लेता है, या मैं बोल सकता हूँ कि वहाँ से छोटा सा कोई भी पार्ट तो नहीं बोलूँगा, यहाँ सलाइवा ही यूज़ करूँगा, ज़्यादा ठीक है। मतलब इस जो ट्रैक में, जो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक है, यहाँ से ऑब्जेक्ट को निकालेगा, ठीक है, म्यूकस को निकालेगा, और उस म्यूकस में चेक किया जाएगा कि इन्फेक्शन है या नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ डायग्राम एक दिख रहा होगा कि एक डॉक्टर एक पेशेंट के अंदर एक निडल से, एक आगे अंदर कॉटन लगा हुआ है, वहाँ से म्यूकस को निकाल रही है। ठीक है, तो वो ये टेस्टिंग है, मॉलिक्यूलर टेस्टिंग। मॉलिक्यूलर टेस्टिंग ICMR ने इसको ही सही माना है। अभी आपको एक टेस्टिंग और दिख रही होगी जो न्यूज़ में ज़्यादा चल रही है, मैंने अपने फेसबुक पेज में भी इसको शेयर किया था, साइंस एंड टेक के एक पेज में, वो है पूल टेस्टिंग। पूल टेस्टिंग, पूल का मतलब क्या होता है, पूल टेस्टिंग की अगर मैं बात करूं, पूल का मतलब होता है समूह। ठीक है, अब यहां पर क्या करते हैं कि ICMR ने कहा है कि टाइम को बचाने के लिए आप पूल टेस्टिंग का प्रयोग करो, और पूल टेस्टिंग में इसी टेस्ट का प्रयोग किया जाएगा। बट ये अलग कैसे है, तो चलो देख लेते हैं। यहां पर हम एक साथ 5 लोगों का टेस्ट करते हैं, 5 लोगों का टेस्ट एक साथ, ये मैक्सिमम लिमिट है, हम 5 से ज़्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि हमें एक साथ करना है। तो ये नहीं है कि आपने 10-20 लोगों को ले लिया, नहीं, मैक्सिमम 5।
और ऐसी जगह पर आप इसको टेस्ट करोगे जहां पर 5% ये कोरोना स्प्रेड है। ऐसा नहीं है कि 20-50% स्प्रेड है और वहां पर आप पूल टेस्ट कर रहे हो। मैक्सिमम जो परसेंटेज है उस कम्युनिटी स्प्रेड में वो 5% होना चाहिए, इससे ज़्यादा आप ये नहीं कर सकते हो। यहाँ पर फ़ायदा क्या है, मान लिया फॉर एग्जांपल एक फैमिली को हो गया है, पाँच लोग हैं उस फैमिली में, वो पाँचों लोगों को कोरोना है या लग रहा है कि इनमें कोरोना है, और डॉक्टर ने चेकअप किया, तो वो अलग अलग पर्टिकुलर 5 लोगों का चेकअप नहीं करेगा। वो क्या करेगा कि इन 5 लोगों का सैंपल लेगा, एक साथ मिक्स कर देगा, ठीक है, और फिर उसको ये वाला टेस्ट मॉलिक्यूलर टेस्टिंग करेगा। अगर मान लिया किसी के अंदर कोरोना है तो वो इस रिजल्ट में आ जाएगा। मान लिया 5 में से किसी एक के पास है तो आ गया, मतलब इनमें से कोई एक है। अब उस अलग अलग लोगों का चेक कर लिया जाएगा। अगर वो पूरा पूल निगेटिव आ रहा है, मतलब वो 5 लोग में किसी को भी नहीं है, तो ये क्या करता है, ये टाइम बचाता है, मनी पैसा बचता है, और डॉक्टरों के सिर्फ एक व्यक्ति ही ये काम कर सकता है, अलग अलग डॉक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसलिए पूल टेस्टिंग कम समय में तेज़ी से टेस्टिंग के लिए हेल्पफुल है और वर्तमान में प्रेजेंट टाइम पर यही काम कर रहा है, ठीक है। इसीलिए टेस्टिंग रेट हमारा बढ़ भी गया है। तो ये तो है टेस्टिंग। ICMR याद रखिएगा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और पूल टेस्टिंग और मॉलिक्यूलर टेस्टिंग। अब बात आती है कि ये जो कोविड है, कोरोना है, कोविड नोवल कोरोना, ये नोवल कोरोना हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही क्यों इन्फेक्ट करता है, यह हमारे श्वसन तंत्र को ही क्यों प्रभावित करता है और किसी को क्यों नहीं प्रभावित करता, ये क्वेश्चन अच्छा है। क्यों, ऐसा क्यों है? तो आपको अगर मैं बताऊं, मान लिया कि कोई एक ऐसा पर्सन है जिसके कहीं इन्फेक्शन है, मान लिया कहीं चोट लगी हुई है, तो उसका वो पार्ट भी ओपन है, अगल बगल कोरोना है, कोरोना वायरस है, और वो वहाँ से इन्फेक्ट कर लेगा, नहीं कर पाएगा। चोट लगी हुई है, वो चीज़ ओपन है, वो एरिया ओपन है, बट वहाँ से कोरोना इन्फेक्ट नहीं कर सकता। कोरोना सिर्फ हमारे नेसल और ओरल कैविटी से अगर एंटर जाता है तो यहीं से ही वो क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा। उसका एक रीज़न है, क्यों है कि ये सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही क्यों इन्फेक्ट करता है। उसका रीज़न क्या है कि हमारे लंग्स में जो हमारे फेफड़े हैं, ये जो हमारे फेफड़े हैं, लंग्स हैं, लंग्स में एक सेल पाई जाती है, उसका नाम है इपिथेलियल सेल। इपिथेलियल सेल, इपिथेलियल कोशिका पाई जाती है, और यहां पर इस सेल में एक प्रोटीन पाई जाती है, उसका नाम है ACE2। कौन सी? ACE2 प्रोटीन। इसका नाम है ACE2 का एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2। और ये जो ACE2 है जो इपिथेलियल सेल में पाई जाती है, और इपिथेलियल सेल हमारे लंग्स में है, फेफड़े में है। ये जो कोविड-19 है, मतलब ये जो कोरोना वायरस है, नोवल कोरोना है, इसकी एफिनिटी मतलब बंधन क्षमता, मिलने की क्षमता किससे ज़्यादा है? इस एंजाइम से ज़्यादा है, ACE2 से सबसे ज़्यादा है, इसी से ही ये इन्फेक्ट करता है। इसीलिए हमारा ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, यहीं से ये वायरस अंदर एंटर करता है और यहीं पे इन्फेक्ट करता है। इपिथेलियल सेल में ये जो ACE2 पाया जाता है। बाकी बॉडी की किसी और पार्ट अगर वो ओपन भी है तो वहाँ से ये इन्फेक्ट नहीं कर सकता। इसीलिए डॉक्टर कहते हैं, सभी लोग कह रहे हैं, सोशल मीडिया में इस समय चल रहा है कि आप मास्क लगाइए, अपने ओरल कैविटी और नेसल कैविटी को इसको कवर करके चलिए, ठीक है। क्योंकि जो बायो एरोसोल निकलते हैं हमारी माउथ से, अगर किसी पर्सन को है और उससे बायो एरोसोल जो निकल रहे हैं, जिसको हम भाप कहते हैं, ड्रॉपलेट्स जो निकल रही हैं, छींक दिया, किसी ने खांस दिया, वो ड्रॉपलेट्स इन्वायरमेंट में जाती हैं, और अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में पड़ती हैं और कोई ह्यूमन बीइंग उसको टच करता है तो वहाँ से भी उसको इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए इस एरिया को कवर करके चलिए। तो ये कारण है कि यहाँ पर ही इन्फेक्शन होता है, बाकी किसी और जगह नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ अलग अलग हाइपोथेसिस भी आई हैं कि ये वायरस आया कहाँ से। तो अगर मैं बात करूँ, सबसे पहला हाइपोथेसिस है कि ये एक वुहान में एक वायरोलॉजिकल सेंटर है जहाँ वायरस पे रिसर्च चल रही है, वहाँ से ये बाहर निकला है, किसी ने जानबूझ के किया है, ये बायोलॉजिकल वॉर है या बायोलॉजिकल वीपन है, इसकी तरह प्रयोग किया गया है।
या ये किसी को वहाँ पर इन्फेक्शन हो गया था, फिर वो पर्सन बाहर निकला और उसने सबको फैला दिया, एक स्प्रेड हो गया। दूसरा बोला जा रहा है कि वुहान में एक सी फूड मार्केट है। सी फूड मार्केट में एनिमल्स मिलते हैं, लोग उसको वहाँ से ले जाते हैं। तो वो किसी एनिमल में था और वहाँ से आया है ह्यूमन बीइंग में। बोला जा रहा है बैट में था, बैट से आया ह्यूमन में। तो अगर कोई भी वायरस जब एनिमल से ह्यूमन बीइंग्स में आता है, मतलब किसी जानवर से मनुष्य में आता है, जैसे बैट से मनुष्य में आया, तो उसको बोलते हैं जूनोटिक वायरस। जूनोटिक वायरस, ये टर्म याद रखिएगा, जूनोटिक वायरस। समझ गए? तो आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे कि ये जूनोटिक वायरस क्या होते हैं, जो किसी भी एनिमल से ह्यूमन बीइंग में आते हैं। ठीक है, और जब एनिमल से ह्यूमन बीइंग्स में आते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं हम स्पिल ओवर। क्या बोलते हैं, यहां लिख देता हूं, स्पिल ओवर। स्पिल ओवर ये प्रोसेस है जिसके थ्रू वो एनिमल से आते हैं ह्यूमन बीइंग्स में, इन्फेक्ट करते हैं, और ऐसे वायरस को बोलते हैं जूनोटिक वायरस। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। हम इस नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो की थोड़ा सा लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा अगर मैं इस पर और डिस्कस करूंगा। अभी बहुत कुछ बाकी है इसमें डिस्कस करने को। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा कि जो अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, जो दवाओं पे जो रिसर्च चल रही है, वैक्सीन और मेडिसिन में क्या फ़र्क होता है, वैक्सीन कैसे काम करती है, मेडिसिन कैसे काम करती है, मेन डिफरेंस क्या है। ठीक है, और वैक्सीन बनने में मेन प्रॉब्लम क्या आ रही है अभी। ठीक, और जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और जो कुछ डॉक्टर कह रहे हैं HIV की दवा भी इसके लिए हेल्पफुल है, आखिर ऐसा क्यों है, इसको हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।